डे 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.31 से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो आप लोगों को दो क्वांटम नंबर दिया है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, दूसरा दिया है आप लोगों को ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो दो क्वांटम नंबर तो हमें फिक्स रखना है, बाकी क्वांटम नंबर वैरी कर सकते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग n इक्वल टू 4 के लिए हम लोगों को एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या होगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक है, फिर इसी 0, 1, 2 एंड 3 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होने वाला है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू -L से स्टार्ट होके +L तक जाता है, इंक्लूडिंग 0। तो हम लोगों को ये हो गया, इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हो गया हम लोगों को 0। फिर उसके बाद हो गया इधर -1, फिर 1, फिर दूसरे वाले के लिए 2 के लिए हो गया -2, -1, 0, 1, 2 एंड फिर इसके लिए -3, ये 3 के लिए -3। तो इस तरह से अगर हम लोग हर किसी को देखें तो अब हर किसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग दो वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का हो सकता है। लेकिन हमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या करनी है, फिक्स रखनी है, हाफ फिक्स रखना है। तो अगर हाफ फिक्स रखेंगे तो एक ही वैल्यू आएगा, +½ इसमें काउंट नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं, तो जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उतना हम लोगों को क्या हो रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है, मतलब कि उतने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 = 16। तो यही हम लोगों का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, इस बार आप लोगों को n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0 फिक्स कर रहा है। तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, तो n को फिक्स करते हैं 3 और l को फिक्स करते हैं 0। तो ml की वैल्यू क्या होगी, एक ही ml की वैल्यू होगी। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, दो स्पिन क्वांटम नंबर +½ n -½ होगा। तो हम लोग इसके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएंगे। तो 2 हम लोगों को पॉसिबल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.32। फिर इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है कि सो द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो थ्योरी को यूज़ करना है, बोर थ्योरी को और de Broglie के वेव इक्वेशन वाले थ्योरी को। तो बोर के पोस्टुलेट से हमें क्या पता है, बोर के पोस्टुलेट से हमें पता है mvr = nh/2π। ये बोर का थ्योरी इसी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद हम लोगों को अगर इस थ्योरी के हेल्प से बाकी क्या बच गया, हम लोगों को अगर de Broglie के वेव इक्वेशन को देखें तो λ = h/mv, ये इक्वेशन है। और हम लोगों को क्या प्रूव करना है, सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr को हम लोगों को n × λ के इक्वल करना है। तो उसके लिए देखते हैं, इस दोनों इक्वेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें तो 2π mvr = nh/2π। तो 2π को अगर इधर इस साइड ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, 2πr mv = nh, ये हो रहा है हम लोगों को। तो nh तो ठीक है, हम लोगों को 2πr को इसी साइड रहने देते हैं और mv को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। इस साइड अगर हम लोग ट्रांसफ़र करें तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसमें हम लोगों को फ्रॉम इक्वेशन 2 h/mv किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तो हमारा क्या हो गया, सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल हो गया इंटीग्रल मल्टीपल, n क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है, और लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया de Broglie का। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कह रहा था, और ये हम लोगों को फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.33। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वुड हैव द सेम wavelength as Balmer transition from n = 4 to n = 2 for helium spectra। देखिए हीलियम का जो स्पेक्ट्रा है, हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रा, इसकी एनर्जी आप लोगों को सेम होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है या ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है। तो दोनों की एनर्जी इक्वल करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोगों को बाल्मर
बाल्मर ट्रांजिशन के लिए जो हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत थी वो तो हम लोगों को पहले से ही पता है। हीलियम एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए क्या होगा, हीलियम एटम के लिए एटॉमिक नंबर आपका क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी सारे उसी तरह के इक्वेशन होंगे। इधर वेरिएबल है n हाइड्रोजन एटम के लिए, मान लीजिए कि n ट्रांजिशन से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, बच गया है जो इक्वेशन, उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस इक्वेशन का आपका एक्सप्रेशन क्या आता है, 3n² = 4n² - 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक साइड n को ट्रांसफ़र करें तो 4n - 3n² = 4 हो रहा है, n² = 4 हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, n का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को जब कभी भी हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सेम एनर्जी रिलीज करेगा जब हीलियम का कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको फोर्थ से 2 में जंप करेगा। तो इसी के लिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम n = 2 to n = 1। नेक्स्ट है आप लोगों को 2.34। इसमें क्या कह रहा है, 2.34 में आपको कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस हीलियम प्लस गैस टू हीलियम प्लस 2 गैस। एक इलेक्ट्रॉन इससे और ज़्यादा निकालना है। ये क्या है, आप लोगों को हाइड्रोजन लाइक एटम है। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन लाइक एटम है। कैसे, क्योंकि इसमें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो बचा हुआ है हाइड्रोजन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालेंगे तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोगों को पता है कि ये हीलियम के लिए अगर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है तो उसके लिए एनर्जी क्या होता है, -2.18 × 10⁻18 Z² / n²। तो Z क्या हो गया, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, तो Z का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम इसकी एनर्जी हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। और ये वैल्यू को अगर हम लोग बाहर से सप्लाई कर दें तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, मतलब कि हमारे आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो उस तरह के कंडीशन को अगर हम लोग सेटिस्फाई कर सकें तो इसमें हम लोगों को देना क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बाहर एनर्जी देंगे तो ऐड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 8.73 × 10⁻18 जूल। ये वाली वैल्यू आप लोगों को सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी एनर्जी, एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 2.35। इसमें कह रहा है कि आपको डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, डायमीटर दिया हुआ है कार्बन एटम का। अगर कोई कार्बन का एटम है या किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम है तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल, या कहिए कि वो रेडियस, वो लाइन जो कि आपको स्फेयर के सेंटर से होके पास कर रहा है। स्फेयर के सेंटर से होके अगर जो पास करेगा ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 हाफ में। तो इस तरह का अगर कोई रेडियस है, मतलब कि इस तरह का अगर कोई लाइन है तो इसमें रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि इफ़ डायमीटर ऑफ कार्बन इज़ 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ए लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब भी एटम आएगा तो इसमें 2 डायमीटर के बराबर एक एटम का साइज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रेडियस प्रेजेंट होंगे, एक रेडियस इधर से एक रेडियस इधर, तब तो एक एटम काउंट होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो टोटल लेंथ में अगर हम लोग डायमीटर ऑफ एटम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ एटम हम लोगों को मिल जाएगा। और इसी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको वैल्यू दिया हुआ था 20 × 10⁻20 सेंटीमीटर। सेंटी के जगह पे क्या हो गया, सेंटी कहने का मतलब है 10⁻⁻2। तो उसके जगह पे हम लोग 10⁻⁻2 रखे और मीटर को रिप्लेस किए, मीटर रख दिए। फिर उसके नीचे क्या था, नैनोमीटर। नैनो के जगह पे आपको पता होना चाहिए, नैनो के लिए ये क्या था, वैल्यू -9 था। तो सारे वैल्यू को हम लोग पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 1.33 × 10⁻9 एटम। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है।
यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एटम ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड। इस बार आप लोगों को नंबर ही दे दिया है, नंबर दिया है और आप लोगों को क्या कह रहा है कि अगर लेंथ भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम भी दिया हुआ है, तो इसी फार्मूला को अगर आप लोगों को क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। इस बार डायमीटर चाहिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। तो जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरा फार्मूला आप देखिए, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है आपको, ये डायमीटर आता है। डायमीटर हम लोगों को जो आ रहा है ये 2 इंटू रेडियस आ रहा है, और इसमें 2 से भी और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को डायरेक्ट रेडियस आएगा। तो रेडियस क्या हो गया, आपको पता है कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर मिल गया। फिर उसके बाद हम लोगों को रेडियस भी फाइंड आउट हो गया। रेडियस के लिए हम लोगों को क्या किए हुए हैं, 2 से इसमें डिवाइड किए हुए हैं। जो भी डायमीटर आया उसमें 2 से डिवाइड किए तो रेडियस मिल गया। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आप लोगों को 0.06 नैनोमीटर। नैनोमीटर में आंसर था इसलिए आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट किए, नहीं तो आप मीटर में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 m। ये आपको एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम कहने का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। तो आप लोगों को सिंपल डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। लेकिन ये जो एमीटर में आ रहा है इसको आप लोगों को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। पिको मीन्स 10⁻12। तो 10⁻10 है, 10⁻12 करने के लिए एक्स्ट्रा ऐड किए, मल्टीप्लाई किए 10⁻+2 से और मल्टीप्लाई किए 10⁻⁻2 से। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 फिर से 0 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 होता है। तो 1 से किसी भी वैल्यू में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो सेम वैल्यू हो गया। लेकिन इस दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, इसको पीको में कन्वर्ट करेंगे, बाकी जो रहेगा बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो आपको 1.3 इंटू 10⁻2 पीको मीटर, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे 130 पिकोमीटर, 130 पिकोमीटर, 130 पिकोमीटर जिंक की रेडियस होती। तो इस तरह का आंसर आप लोगों को जो भी अगर पिकोमीटर में या पावर में दिया हुआ है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी में। इसका क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम आर अरेंज साइड वाइज साइड लेंथ वाइज। अगर हम लोगों को साइड बाई साइड अरेंज किया गया है तो हम लोग रेडियस अभी फाइंड आउट किए हैं, डायमीटर से डिवाइड करना होगा। तो जो भी रेडियस आया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जा रहा है, आपको डायमीटर हो जा रहा है। डायमीटर से अगर हम लोग टोटल लेंथ में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम मिलेगा। तो इसी नंबर ऑफ एटम को अरेंज करके हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक। ये जिंक का नंबर ऑफ एटम है, तो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है, 2.38। इसमें कह रहा है कि सर्टेन पार्टिकल कैरी 2.5 इंटू 10⁶ कूलम ऑफ स्टैटिक चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। टोटल चार्ज दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर आप डिवाइड करोगे तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टोटल चार्ज जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड किए हुए हैं। तो कूलम कैंसिल आउट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो इसमें हम लोगों को चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1.5605 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। और इसी को जब हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1560 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए थी, इसलिए अगर ये 0.5 है तो हाफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हुआ है, 1560 हुआ है, 61 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों को, इन ए मिल्केन एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप obtained by X-ray if the static charge on oil drop is this one।
1.282 इंटू 10⁻18 कूलम। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट। तो देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। टोटल चार्ज दिया हुआ है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। 0.80024 इंटू 10 ये वैल्यू है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला गया, तो 8.0024 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। इंटीजर वैल्यू लेना है, इसलिए हम लोग इंटीजर में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.40। इसमें कह रहा है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉयल of heavy atom like the gold, platinum, etc. has been used to bombarded by the alpha particle. If the thin foil of light atom like the aluminium etc. used, what difference would be the observed from the result? देखिए आप लोगों का अगर हैवी कोई मतलब कि ऑब्स्टिकल है तो उसमें अगर हम लोग छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो वो छोटा पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो न्यूक्लियस होता बहुत छोटे साइज़ का होता, उसके मास बहुत कम होते और हम लोग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाते तो वो क्या होता, न्यूक्लियस को ब्रेक करके आगे पास कर जाता। तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस था, उसमें पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। तो न्यूक्लियस हमारा ब्रेक हो जाता, डेविएशन हो जाते, उससे रेडिएशन निकलता थोड़ा बहुत इस साइड उस साइड, मतलब कि वो डेविएशन थोड़ा डेविएट होके आगे पास कर जाता। तो इससे हमें क्या मिलता कि न्यूक्लियस में कोई भी मतलब कि एटम में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, हैवी मेटल के पार्टिकल पे ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिखा हुआ है थ्योरी में, if a light atom like the aluminum will use alpha particle may break the nucleus and due to the high kinetic energy of alpha particle, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों को न्यूक्लियस का डिटेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। इसमें आप लोगों को सिंबल दिखाया गया है कि एक ब्रोमीन है 79, 35 और 79 को यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग 35 को ऊपर नहीं लिखते हैं और 79 को नीचे नहीं लिखते हैं, या सिर्फ हम लोगों को एटॉमिक नंबर से काम नहीं चलता है। देखिए ये हम लोगों को IUPAC का रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऊपर आप एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करो, ऊपर आप एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करो और नीचे आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करो। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले रिकमेंडेशन को सपोर्ट करते हैं। और अगर सिर्फ यही वाला रिकमेंडेशन होता तो क्या होता है, इसमें जो एटॉमिक मास नंबर हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटॉप के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो सिर्फ 35 लिखने से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो हम लोगों को रिकमेंडेशन में यही कहा गया है कि या तो आप ब्रोमीन 39 लिख के छोड़ सकते हैं या आपको लिखना पड़ेगा तो ब्रोमीन 39 और नीचे 35 लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये वाला रिकमेंडेशन हमारे लिए सपोर्टेबल या एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हम लोगों को, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81 कंटेनिंग 31.7। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2.42 में इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप लोगों को एलिमेंट विद द मास नंबर 81 कंटेनिंग 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो असाइन एटॉमिक सिंबल। सबसे पहले तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर जो A होता है आपको, ये बराबर होता है आपको N+Z के। Z किसके बराबर होगा, Z बराबर होगा आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, ये हम लोगों को Z बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करें तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81 दिया हुआ है
एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू। और अब Z और N ये किसके बराबर हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होने वाला है, कोई भी आयंस के बारे में नहीं कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग Z को हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से 31.7% एक्स्ट्रा है, तो इसमें E प्लस 31.7 इंटू E/100 इसको एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। तो ये क्या हो गया हम लोगों को, ये 81 के इक्वल होगा। अब तो सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बाकी जो क्या हो गया, एक ई सिंगल ई यहाँ से, फिर दूसरा ई यहाँ पे, तो दोनों ई को 2E डिवाइडेड बाय 31.7 E डिवाइडेड बाय 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या होता है, हम लोगों को आता है 231.7 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8100। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ई के लिए वैल्यू आती है 34.9589, तो अप्रॉक्स में ये 35 के बराबर है, तो 35 के क्लोज है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 35 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर 35 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो हमारा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा हम लोगों को ब्रोमीन 35 विथ एटॉमिक मास नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप लोगों को क्या कह रहा है, एन आयन विथ मास। इस बार आप लोगों को आयन कहा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, मास नंबर दिया हुआ है, पॉसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो हम लोगों को नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अगर हम लोग प्रोटॉन को x मान लें, x-1 मान लें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, x-1 प्लस 1, दैट मीन्स x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x इसलिए माने हुए हैं क्योंकि रिलेशन हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो जब आगे के डेफिनेशन को आप देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कितने बराबर है, ये मास नंबर के बराबर है 37 के, लेकिन आपको प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा x-1 क्योंकि यही एज्यूम किए हुए हैं। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से 11.1% एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, x है, और 11.1 x डिवाइडेड बाय 100 इसमें अगर ऐड कर दें तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हम लोगों को 11.1 मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखे हुए हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से यही क्या होता है, 1 को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस साइड, तो 31 प्लस 1 ये क्या हो गया, 37 प्लस 1 ये हो गया 38, और बाकी का इधर का इक्वेशन क्या हो रहा है हम लोगों को, 211.1 x और डिवाइडेड बाय 100। जब इसको 100 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 3800, और इसमें 201.1 से डिवाइड करें, 11.1 से डिवाइड करते हैं तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 18। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये x जो है, ये x क्या एज्यूम किए हुए हैं हम लोग, x को हम लोग इलेक्ट्रॉन एज्यूम किए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, x-1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, x-1, दैट मीन्स 17, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। तो 17 के साथ कौन सा एलिमेंट होगा, क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन 17 और इसके साथ क्या हो गया, 37 हो गया, और चार्ज इस पे -1 है, तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयन विद अ मास नंबर 56 कंटेनिंग 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस बार हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन हम लोगों को, इस बार हमारा प्रोटॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन इस बार कम है। तो हम लोगों को क्या कह रहा है, चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सिंपल x को इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और इसमें रिलेशन भी ईजिली लिख पाएंगे हम लोग। तो देखिए आपके पास Z+N इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, तो Z क्या है आपका, Z है x+3 के बराबर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या Z के बराबर। N की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से 30.4% एक्स्ट्रा, तो x+30.4 x/100, क्योंकि ये परसेंटेज में हम लोगों को यही होता है। तो किसी भी चीज़ का x% लिखने का मतलब होता है, मान लीजिए कि x डिवाइडेड बाय 100 होता है, ये परसेंटेज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और मीनिंग ऑफ
परसेंटेज है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर से ये इक्वेशन क्या होगा, 3 उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 56 माइनस 3, बाकी नीचे से क्या होगा 100 ट्रांसफ़र होगा, और इस साइड का जो इक्वेशन है इस साइड आप लोगों को 2x, तो 200x प्लस 30.4x, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 23 होती है। x अगर 23 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन x प्लस 3 इक्वल टू 26 हो जाएगा। x क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और x प्लस 3 क्या था, प्रोटॉन था। तो अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 56, नीचे ये एटॉमिक मास नंबर, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया, चार्ज। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना पड़ जाएगा, और आप इसमें अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी आप लोगों को दिया हुआ है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी होती है लॉन्ग रेडियो वेव की। फिर उसके बाद क्या होती है, रेडियो वेव में आप लोगों को एएम की फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी हाई होती है, और एफएम की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में सबसे हाई होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को अरेंज करेंगे तो इसके ऑर्डर को हम लोग बगल में लिखे हुए हैं। तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू हो रही है, इसमें सबसे कम वैल्यू किसका है, फ्रीक्वेंसी में सबसे कम वैल्यू एफएम रेडिएशन का होगा, रेडियो वेव का होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी होगा। फिर उसके बाद आपको विजुअल लाइट, जो कि आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल में तो विजुअल लाइट होता है, ग्रीन येलो रेड ये सारे के सारे सिग्नल होते हैं, तो उसमें तो हम लोगों को विजुअल लाइट होगा क्या, 10⁻14 हर्ट्ज़ के अप्रॉक्स में। फिर एक्सरे क्या होता है, ये आप लोगों को अल्ट्रा वायलेट से भी ऊपर होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 10⁻18 के रेंज में आती है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो रेडियो वेव सबसे कम, फिर उसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर हो गया आप लोगों को रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद माइक्रोवेव की, फिर उसके बाद आप लोगों को विजुअल लाइट का, एम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, एम्बर लाइट का, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या हो गया रेडिएशन, उसके बाद लास्ट हो गया कॉस्मिक रेडिएशन, आउटर स्पेस या एक्सरे, जिसको हम लोग कहते हैं 10⁻, ये कॉस्मिक रे। एक मिनट, हम लोगों को ध्यान से देखना है। डी वाले का हम लोगों को सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, ये एक्सरे का तो हम लोगों को 10⁻18 है, और उससे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 यूनिट इसमें और है। एक्सरे की वैल्यू कितनी थी, एक्सरे की वैल्यू थी आपको 10⁻18 के वैल्यू में 10⁻18 हर्ट्ज़, और कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी आपको इससे ऊपर है 10⁻24 हर्ट्ज़ में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को डी हो जाएगा, और इससे भी हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट है, कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस ए रेडिएशन एट अ वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इज 5.6 × 10⁻4, कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। तो पावर आप लोगों को पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन, पावर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पावर है जूल पर सेकेंड, जो हम लोगों को एनर्जी रिलीज़ हो रही है पर सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसी के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो सिंगल लेजर की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंगल एनर्जी के रेडिएशन के लिए अगर हम लोग पावर देखें तो hc/λ होता है 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 337। ये लैम्डा की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आता है 0.059। सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग लेज़र का जगह अगर हम लोग एनर्जी देखें तो ये हम लोगों को फाइंड आउट हो रहा है क्या,
5.896 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब अगर हम लोगों को पावर चाहिए तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं 1 सेकेंड में उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा और टोटल एनर्जी हम लोगों को निकलेगा वो जूल पर सेकेंड में निकलेगा। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.6 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो इसके इस वैल्यू से अगर हम लोग एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करें, लेज़र में मल्टीप्लाई करें, तो हम लोगों को फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 33.0176 इंटू 10⁵ जूल आ रहा है, जिसको आप वाट में भी आंसर कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपको वाट में भी आंसर होगा 3.30176 इंटू 10⁶ वाट या जूल पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा, पावर का यूनिट होता है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.47। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चे, इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि नियॉन गैस इज जनरली यूज इन द साइन बोर्ड इफ इट इमिट स्ट्रांगली 616 नैनोमीटर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन। सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बराबर होता है किसके, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालना है, तो वेवलेंथ में अगर स्पीड ऑफ लाइट में अगर वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी मिल गया। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सॉल्व किए और इसकी ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हम लोग हर्ट्ज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0.0003 यूनिट आगे शिफ्ट हुआ तो -3, और ये 10⁻+17 था। जब इसको सॉल्व किए तो 10⁻14 आ गया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कलर। अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन, तो आपको स्पीड पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है आप लोगों को 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट क्या, ये टाइम क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस मीटर में आ रहा है 9 इंटू 10⁹ मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो देखिए एच न्यू एनर्जी के लिए इक्वेशन है, तो न्यू तो हम लोग जस्ट अभी कैलकुलेट किए हैं। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 32.26 इंटू 10⁻20 जूल आ रहा है। और इसी को अगर आप 19 में लिखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आप लोगों को 3.226 इंटू 10⁻19 जूल भी आंसर हो सकता है। तो हम लोगों को ये दोनों आंसर पॉसिबल है, सेम वैल्यू है। इसमें सिर्फ आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है और इसमें जनरल नोटेशन लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ़ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 2 जूल है, और इसमें सिंगल फोटोन या सिंगल रेडिएशन की एनर्जी से अगर डिवाइड करें तो नंबर ऑफ क्वांटा मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटा कितना मिलेगा, नंबर ऑफ क्वांटा मिलेगा आप लोगों को 2 जूल डिवाइडेड बाय 3.226 इंटू 10⁻19 जूल, जो कि ऊपर वाला ये सेकंड वैल्यू है। इसी से डिवाइड किए हुए, तो जब इससे डिवाइड किए तो ये अप्रॉक्स में क्या वैल्यू मिला 0.6119। अप्रॉक्स में इसको लिख सकते हैं 6.2 इंटू 10⁻18, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस को हम लोग राइट साइड शिफ्ट किए हैं, तो 10⁻⁻1 से इसकी वैल्यू राइज करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 2.48। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार्ट आर जनरली वीक इफ द फोटोन डिटेक्टेड रिसीवर इज दिस वन from the radiation 6 nanometer, calculate the number of photon received by the detector। तो इसमें देखिए आप लोगों को क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले एनर्जी निकालना होगा सिंगल फोटोन का। तो सेम फार्मूला है hc/λ। तो h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय हम लोगों को क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 600 नैनोमीटर।
तो 600 नैनोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻², और नैनो के लिए 10⁻⁻9 मीटर। और जब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आता है आप लोगों को 3.313 × 10⁻⁻19 जूल आता है आप लोगों को इसका आंसर। तो -19 जूल तो इधर है। फिर इसमें नंबर ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ है 3.15 × 10⁻⁻18 जूल। जब इस वैल्यू में हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी में सिंगल फोटोन की एनर्जी से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स में 9.5 समथिंग आ रहा है, जिसको हम लोग 10 के अप्रॉक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर हम लोग इंटीजर को हम लोग कंसीडर करते हैं सिंगल डिजिट में, तो अगर ऑड होता है तो 5 के बाद वो वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये वैल्यू हमारा क्या होगा, 10 के अप्रॉक्स होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अगले वीडियो में।